23 अगस्त 2023। यह इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों से लिखी जाने वाली तारीख है कि जब चंद्रयान-3 चंद्रमा के उस भाग की सतह पर पहुंचा जहां पहुंचने के बारे में पूरा विश्व सोचता रह गया, और हम चंद्रमा की उस सतह पर आराम से उतरकर अपना तिरंगा लहराकर अपने चिन्ह भी वहां छोड़ रहे हैं। इस वीडियो में हमने चंद्रयान-3 से जुड़े हुए सवालों के जवाब दिए हैं, इसीलिए अगर आप हमारे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आ रहे हैं तो आप सारी जानकारी से अवगत रहेंगे। अगर आप सीधा इस वीडियो पर आए हैं तो पहले आप उस शॉर्ट वीडियो को देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आपके सामने रहे। अब पहला सवाल यह उठता है कि चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 से अलग कैसे है। हम जानते हैं कि चंद्रयान-3 का लैंडर बाहर नहीं आ पाया था, पर इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार लैंडर के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल हुआ था अब उसमें बहुत बदलाव हुए हैं। अगला सवाल यह है कि जिस हिस्से में चंद्रयान-3 ने लैंड किया है उस हिस्से को ही क्यों चुना गया। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के लिए जिस हिस्से को चुना है उस हिस्से को लूनर साउथ पोल कहते हैं, जहां पहुंचने वाला भारत पहला देश है, और चांद के उस हिस्से में पानी और खनिज पदार्थों के होने की काफ़ी संभावना है। अगला सवाल कि ऐसे मिशन में आने वाली परेशानियां। पहली परेशानी ये है कि जब आप चांद पर कोई यान भेजते हैं तो पूरी तरह से इसका नियंत्रण कंप्यूटर्स के पास होता है। एक मनुष्य होने के तौर पर आप 4 लाख किलोमीटर दूर से बैठकर उसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से काम करता है। और दूसरी परेशानी ये है कि चांद पर कोई जीपीएस नहीं है। जैसे हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो जीपीएस के माध्यम से हमें कई जानकारियां मिल जाती है, पर चांद पर यह काम नहीं करता। वहां आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहां पर है, किस हिस्से में है, कितनी दूर है। इन सभी चीज़ों का अनुमान उसे ऑनबोर्ड सेंसर से लगाना होता है, तो इससे नई मुश्किलें पैदा हो जाती है। पर अच्छी बात यह है कि इस बार इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अगला सवाल यह है कि चंद्रयान-2 मिशन की लागत कई फिल्मों के बजट से भी कम थी, और चंद्रयान-3 मिशन की लागत तो चंद्रयान-2 से भी लगभग 30% तक कम है। आखिर भारतीय वैज्ञानिक कैसे ऐसा करने में कामयाब रहते हैं? देखिए, हमारे भारत में एक बात हमेशा से सिखाई जाती है कि अपने उपलब्ध संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करें, संभव हो तो उनका पुनः उपयोग भी करें। जब चंद्रयान-2 भेजा गया था तो उसके 3 हिस्से थे, मुख्य हिस्से: ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर कामयाब रहा और वो अभी भी चांद की ऑर्बिट यानी कक्षा में घूम रहा है। तो इस बार जब हमने चंद्रयान-3 भेजा है तो ऑर्बिटर का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ऑर्बिटर वहां पहले से ही मौजूद है। ऐसे में हमारे ऑर्बिटर की संपूर्ण लागत बच गई। इसरो की सबसे अच्छी बात यह है कि इसरो ज़्यादातर काम इन हाउस करते हैं, मतलब ज़्यादातर तकनीक को वह खुद डेवलप करते हैं, जिससे कम लागत में हमें बड़े मिशंस को एग्जीक्यूट करने का हौसला मिलता है। मैं आपको इन मिशंस की लागत बता देता हूँ। चंद्रयान-2 की लागत 978 करोड़ है, जो कि अवतार फिल्म की लागत का लगभग आधा है। और चंद्रयान-3 की कुल लागत 615 करोड़ है, जो कि चंद्रयान-2 से भी कम है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि चंद्रयान-3 का उद्देश्य क्या है। इस मिशन में चंद्रयान-3 से एक रोवर निकलेगा, प्रज्ञान, जो कि एक छोटा सा रोबोट है, जो कि चांद की सतह पर उतरेगा और लूनर साउथ पोल में इसकी पोजीशनिंग होगी। यहीं पर रोवर इस बात की खोज करेगा कि चांद के किस हिस्से में उसे क्या-क्या खनिज, पानी आदि मिल सकता है। इस खोज से खास बात ये होगी कि अगर कभी भविष्य में हम चांद पर कॉलोनियां बसाना चाहे तो इसमें बहुत मदद मिलेगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए कमेंट कीजिए, जानकारी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, अधिक रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।